हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीआईसी का जो प्री वाला पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जीआईसी लेक्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है जीआईसी 2 टर्म में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जीआईसी का, प्री और मेंस। ठीक है, तो ये प्री वाला पेपर है, इसके बाद हम मेंस वाला पेपर भी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जीआईसी प्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि ये जो प्री वाला एग्जाम था ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। ठीक है, 40 क्वेश्चंस इसमें जनरल स्टडीज से थे, प्लस उसमें मैथ्स और रीजनिंग वगैरह सब कुछ था, और इसके अलावा 80 क्वेश्चंस जो थे वो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट्स के थे। ठीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट्स वाले कैंडिडेट्स भी जो जीएस वाली वीडियो है उसे देख सकते हैं इसकी। ठीक है, और बाकी बेसिकली इसमें मेन सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं उसमें से मेन सब्जेक्ट्स के 80 क्वेश्चंस आते हैं और 40 क्वेश्चंस हमारे जीएस पोर्शन के होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं 80 क्वेश्चन जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के थे उनको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यस, जस्ट अ मिनट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following is a prose tale in Canterbury Tales? देखिए, कैंटरबरी टेल्स जो चौसर का बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है, अब इसमें ऐसी कौन सी टेल थी जो प्रोज टेल थी? ऑप्शंस आपके पास नाइट्स टेल, वाइफ ऑफ बाथ्स टेल, पार्सन्स टेल या मर्चेंट्स टेल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्सन्स टेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, जिसे हम सेकंड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हु डिजायर टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन? देखिए, इसमें से कौन से राइटर की इच्छा है टू सीज अपॉन द मिडनाइट विद नो पेन? ऑप्शंस आपके पास कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ, थॉमसन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है कीट्स, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43, Which of the following poems contain a choric song? बताइए, इनमें से कौन सी पोएम है जो कॉरिक सॉन्ग को कंटेन करती है? ऑप्शंस है इन मेमोरियम, लॉक्सले हॉल, लोटस ईटर, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लोटस ईटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, Which type of drama does G.V. Shaw's play Arms and the Man belongs to? ओके, जो जीवी सा का वर्क है आर्म्स एंड द मैन वो किस तरीके का ड्रामा है? रोमांटिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी या नन ऑफ द अबव? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ओके, अभी देखिए, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी तेज लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, इसलिए मैं स्पीड से इन्हें करा रही हूँ जिससे कि एक ही वीडियो में कवर हो पाए। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, जो बेसिकली हमारा 5 क्वेश्चन है। हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन? देखिए, इनमें से कौन ऐसा राइटर है जो खुद को क्लासिसिस्ट बताता है लिटरेचर के क्षेत्र में, रॉयलिस्ट बताता है पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, और एंग्लो कैथोलिक बोलता है रिलीजन में? ऑप्शन है आपके पास वॉल्ट व्हिटमैन, जॉन ड्राइडन, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the correct answer is T.S. Eliot. Option number B is the right answer. Next question is, who has written Culture and Anarchy? किसने लिखा था ये वर्क? ऑप्शंस हैं चार्ल्स डिकेंस, T.S. Eliot, मैथ्यू आर्नोल्ड, P.B. शैली। Who is the writer? Culture and Anarchy. Yes, this work is written by Matthew Arnold. ठीक है, ऑप्शन नंबर B is the right answer. Moving to the next question. Question number 47. A character in The Rape of the Lock has the same name as the chief of the fairies in The Tempest.
व्हाट इज द नेम। देखिए एक ऐसा कैरेक्टर है जो रेप ऑफ द लॉक में भी है और द टेम्पेस्ट में, मतलब सेम नेम के कैरेक्टर हैं दोनों में। जो शेक्सपियर का वर्क है टेम्पेस्ट, इसमें चीफ ऑफ द फेरीज रहता है वो, और उसी सेम नेम से रेप ऑफ द लॉक में भी कैरेक्टर है। तो उसका नाम क्या है? पक, ऑरेंज, पिकारियो या फिर एरियल। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरियल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इसमें मैच द कॉलम आया है, तो देख लेते हैं। हामर्शिया किसे कहते हैं? रिकॉग्निशन, एरर ऑफ फेलियर, अ पोज इन अ लाइन ऑफ वर्स, सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। देखिए इसमें क्या क्या है? हामर्शिया है, पेरिपीशिया है और एनाग्नोसिस है और सिजुरा है, सॉरी सिजुरा। सेजुरा जो होता है उसे क्या कहते हैं? अ पोज इन अ लाइन ऑफ वर्स। देखिए इसी से सारा मैच हो जाएगा। सेजुरा क्या होता है? एक पोज होता है जो वर्स लाइन के बीच में लिया जाता है उसे। अब हमें डी को 3 से मैच करना है और डी में 3 सिर्फ एक ही कॉलम में है, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख लीजिए इसमें अगर हम हामर्शिया की बात करें तो हामर्शिया क्या है? एरर और फेलियर, ओके। और अगर हम पेरिपीशिया की बात करें तो वो क्या है? सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट इज एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस की बात करें तो दिस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन एंड सिजुरा इज अ पोज इन अ लाइन ऑफ वर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 49। जॉन कीट्स ला वैले डैमसन्स मर्सी इज अ। देखिए ये तो सभी को पता है, बैले से ही समझ आ रहा है कि ये क्या है? एक बैलेड है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बना था कि ये किस टाइप का बैलेड है? अ ट्रेडिशनल बैलेड, अ लिटरेरी बैलेड, अ ब्रॉड साइड बैलेड, टाइप बताना है, ओके। और देखिए ये अभी इटालियन फॉर्म है, ठीक है, ला वैले डैमसन्स मर्सी, ये जो टाइटल है। अब इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? तो अक्सर ये सवाल भी बन जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन है अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन था, विदाउट मर्सी। आई होप मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ आ रही होगी। अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी इसका इंग्लिश टाइटल था, इसका नेम जो था, ठीक है। और ये कैसा बैलेड है? इट इज अ लिटरेरी बैलेड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50। एज एन एडिशन, जस्ट अ मिनट, यस, as an editor, let me correct my pen, okay. As an editor, Nissim Ezekiel was not associated with which of the following periodicals? देखिए बेसिकली पीरियोडिकल्स कहते किसे हैं? तो ये वीकली पब्लिश होने वाले पेपर्स होते हैं, न्यूज़पेपर या मैगजीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो निसीम एजिकल जैसे कि एक एडिटर थे, तो वो किस पीरियोडिकल से बिलोंग नहीं करते हैं, सिर्फ हमें इतना बताना है। ऑप्शंस हैं क्वेस्ट, पोएट्री इंडिया, इम्प्रिंट, ओपिनियन। तो देखिए वेरी करेक्ट आंसर क्या होगा? ओपिनियन, ठीक है। निसीम एजिकल का नाम क्विज से जुड़ा है, पोएट्री इंडिया से जुड़ा है और इम्प्रिंट से जुड़ा है, लेकिन ओपिनियन में इनका जिक्र नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेस्टोरल इलेजी? इनमें से आपको देख के बताना है कि कौन सी पेस्टोरल इलेजी नहीं है, ओके। नोट को स्पेशली ध्यान में रखना है। ऑप्शन है हमारे आर्नोल्ड्स थायरिसिस, शैलीज एडोनियस, टेनिसन्स इन मेमोरियम और मिल्टन्स लेसिडस। देखिए बेसिकली ये सारी ही जितनी भी आपको इलेजी दिख रही हैं ये किसी ना किसी की याद में लिखी गई हैं। जैसे शैली ने एडोनियस किसकी याद में लिखी थी? कीट्स की याद में लिखी थी, ठीक है। मिल्टन ने लेसिडस किसकी याद में लिखी थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, ठीक है। आर्नोल्ड ने थायरिसिस किसकी याद में लिखी थी? और टेनिसन ने इन मेमोरियम किसकी याद में लिखी थी? आर्थर हेनरी हालम की, ठीक है, AH हालम भी बोल सकते हो, ओके। और अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सी पेस्टोरल इलेजी नहीं है, ओके। तो शैली की एडोनियस पेस्टोरल इलेजी है, जैसा कि आपने यूपी TGT के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा था
तो उसमें भी दिया आया था ये क्वेश्चन, और ये ही पूछा गया था कि क्या ये एक पेस्टोरल इलेजी है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था कि निम्नलिखित में से कौन सी पेस्टोरल इलेजी नहीं है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और उसमें भी ये ऑप्शन था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखना है कि ये एक पेस्टोरल इलेजी है। ओके, लिसिरिस आल्सो आ पेस्टोरल इलेजी एंड आर्नोल्ड्स is also a pastoral elegy. Okay, so option number C is the right answer, Tennyson's In Memoriam. Okay, moving to the next question. Question number 52. Okay, which of the following is not correctly matched? देखिए इसमें भी नॉट पूछा गया है, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है द बर्थडे पार्टी गोल्डबर्ग, येयाती देवयानी, आर्म्स एंड द मैन जैक टेनर एंड द काउंटेस कैथलीन एलिड। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ए वर्क दिया गया है और वर्क का कैरेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये मैच करना है कि कौन सा वर्क ऐसा है जिसका सही कैरेक्टर का नाम उसमें नहीं दिया है सामने। तो बर्थडे पार्टी में गोल्डबर्ग है, ठीक है, येयाती में देवयानी है एंड द काउंटेस कैथलीन में एलील है, लेकिन आर्म्स एंड द मैन में जैक टेनर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लासिसिज्म। देखिए क्लासिसिज्म के मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनका पता होना चाहिए हमें, तभी हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है इट्स पोएट्री इज ब्रेड मोर इन द हेड देन इन द हार्ट। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज हियर टेंड्स टू बी स्टिल्टेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड। Next is French satirical novels are their idols and the vocabulary used in colloquial and technical. तो देखिए इसमें ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है क्लासिसिज्म का, और दिस इज आल्सो एंड दी ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, द vocabulary used is colloquial and technical। तो ऐसा कुछ भी उसमें देखने को नहीं मिलता क्लासिसिज्म में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving to the next question. Yes, 54. One of these is not a play by Harold Pinter. देखिए इनमें से कौन सा वर्क हैरोल्ड पिंटर का नहीं है ये बताना है। ऑप्शन है माउंटेन लैंग्वेज, द केयरटेकर, जंपर्स, बेट्रेयल। तो हैरोल्ड पिंटर का कौन सा वर्क नहीं है इनमें से? द करेक्ट आंसर इज जंपर्स। ठीक है, option number B is the right answer. Next question, 55. Who among the following writers is called a dramatist of theatre of absurd? देखिए इनमें से कौन सा ऐसा ड्रामेटिस्ट है जिसे थिएटर ऑफ absurd का ड्रामेटिस्ट कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास G.B. शॉ, ग्रीस कर्नाड, हैरोल्ड पिंटर, B.S. नाइपल। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैरोल्ड पिंटर। अब क्वेश्चन नंबर 56 भी देख लेते हैं। अ शॉर्ट नीट एंड विटी स्टेटमेंट इज कॉल्ड। देखिए एक छोटी नीट मतलब एकदम क्लियर और विटी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एपिफैनी, एपिडेथ, यूफिज्म और एफोरिज्म। तो करेक्ट आंसर है इसका एफोरिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57. Which period of British history is referred as the Restoration Age? देखिए इनमें से कौन सा पीरियड है ब्रिटिश हिस्ट्री का जिसे रेस्टोरेशन एज कहा जाता है? ऑप्शन है 1660 to 1700, 1625 to 1700, 1600 to 1700 या 1603 to 1625। What is the correct answer? Restoration Age. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1660 to 1700। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। यस, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रेफ्लेटिक ब्रदरहुड? इनमें से कौन सा व्यक्ति प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड का मेंबर नहीं था? ऑप्शन है डीजी रेसेटी, क्रिस्टीना जॉर्जिया रोसेटी, जॉन मिलाज या फिर चार्ल्स रीड। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स रीड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बताइए इनमें से कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है ओड टू द वेस्ट विंड, टेरेसा राइमा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, हीरोइक क्वाट्रेन, एडोनियस स्पेंसर इन स्टेंजा, चॉलिस एंड कैसिडी, राइम रॉयल। क्या होगा राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो टेरेसा राइमा में भी लिखी हुई है। टेरेसा राइमा मतलब 3 लाइन स्टेंजा, ओके, टर्क सेट भी बोलते हैं जिसे, 3 लाइन्स स्टेंजा। और अगर हम बात करें एडोनियस की, इट इज आल्सो रिटन इन स्पेंसर इन स्टेंजा, यानी कि 9 लाइन स्टेंजा, 9 लाइन्स स्टेंजा। एंड ट्रॉलिस एंड कैसिडा दैट इज राइम रॉयल, ओके, ऑप्शन नंबर वो सॉरी 7 लाइन स्टेंजा, ठीक है। तो राइम रॉयल को क्या कहा जाता है? 7 लाइन स्टेंजा बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस हीरोइक क्वाड्रेन, ओके, दैट इज, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ओके, दैट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 60, विलियम लैंगलैंड रोट दी पोएम, विलियम लैंगलैंड की पोएम कौन सी है इनमें से? बियोवुल्फ, सर गैवन एंड ग्रीन नाइट, मोड डियर्थर, पियर्स प्लोमन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए आंसर कीजिए। यस, विलियम लैंगलैंड की पोएम का नाम क्या है? पियर्स प्लोमन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 61, मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हैं आप इसे, अक्सर पूछ ली जाती है कि मिल्टन ने जो बहुत ही फेमस एपिक लिखा अपना पैराडाइज लॉस्ट, उसमें जो विलन था जिसे सैटर्न या डेविल भी कहा जा सकता है, तो यहाँ पर एक राइटर ने ये कहा था कि मिल्टन जो थे वो वाज द डेविल्स पार्टी, वो डेविल की साइड थे, ठीक है, विदाउट नोइंग इट। इनफैक्ट उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था, फिर भी वो सैटर्न की साइड नजर आते हैं। हु मेड दिस अबव स्टेटमेंट? ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन, पोप या ब्लेक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विलियम ब्लेक, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टर ऑफ मिस हैविंशम इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ स्टडी इन, ओके। देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो वर्क है उसमें एक कैरेक्टर है मिस हैविंशम, ठीक। अब वो किस टाइप का कैरेक्टर है ये बताना जाए। ऑप्शन है आपके पास मैसोचाइज्म, निहिलिज्म, सैडिज्म, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The correct answer is sadism. Option number C is the right answer. Next question, 63. Which of the following statement is are correct with about जॉर्ज ऑरवेल? देखिए जॉर्ज ऑरवेल के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है he was an English novelist, essayist, journalist and critic. Second is he wrote Animal Farm and 1984। देखिए जॉर्ज ऑरवेल है, जॉर्ज ऑरवेल के बारे में हमें बताना है, तो जॉर्ज ऑरवेल ने ही एनिमल फार्म और 1984 जैसे वर्क लिखे हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। अगर वर्क वन की बात करें, ही वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक, दिस इज आल्सो राइट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, yes, question number 64, who first brought metaphysical poetry into limelight? देखिए मेटाफिजिकल पोइट्री के जैसे मेटाफिजिकल पोइट माने जाते हैं जॉन डन वगैरह ये सब, ठीक है, तो लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्री को लाइमलाइट में सबसे पहले कौन लाया था? ऑप्शंस ये पूछ रहे हैं, जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन एंड जॉर्ज हर्बर्ट। नेक्स्ट है HJC गैरिसन एंड T.S. एलियट। नेक्स्ट इज FR लीव्स एंड LC नाइट्स, जॉन ग्रोव रैंसम एंड WK, जस्ट अ मिनट, WK विमसेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, HJC गैरिसन एंड T.S. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, question number 65.
If a paradoxical utterance combines two terms that in ordinary uses or are contraries, it is. बताइए क्या होगा ये? ऑप्शन है ऑक्सीमोरन, कंसाइट, एलगरी, ओनोमोटोपेइया. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, जैसा कि हम स्टेटमेंट को देख के ही समझ सकते हैं. इफ अ पैराडॉक्सिकल utterance combine two terms that is ordinary uses are contraries, it is called. देखिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? It is called oxymoron. Option number A is the right answer. Moving to the next question. Yes, इसे देख लेते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 66. What is the name of the river mentioned in the poem Lines composed a few miles above Tintern Abbey? देखिए, ये जो बहुत ही फेमस वर्क है, कौन सा? लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे. टिंटन एबे वैसे किसने लिखा है? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ ने. ठीक है, अब इसमें जो ये कही गई है बात, तो इसमें कह रहा है कि रिवर, मतलब रिवर के बारे में बात कही गई है. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर. इस पोएम में एक रिवर का नेम मेंशन होता है. उस रिवर का नाम क्या है? ऑप्शन है द नाइल, थेम्स, वाई, नन ऑफ द अबव. यस, रिवर का नाम है वाई. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. यस, क्वेश्चन नंबर 67. हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन चॉसर्स प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इज द सिंपलेस्ट. देखिए, चौसस का तो जो वर्क है ना, कैंटरबरी टेल्स, उससे अक्सर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. अब जैसे इसमें भी 2 क्वेश्चन बने हैं. ठीक है, अब कैंटरबरी टेल्स में ये पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन चौसस प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स इज द सिंपलेस्ट. इनमें से कौन सबसे साधारण था? ऑप्शन है आपके पास वाइफ ऑफ बाथ, क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, प्रिस्ट ऑफ पियर्स एंड सर्जेंट ऑफ लॉ. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the correct answer is option number B. Option number B, sorry. The clerk of Oxford. ठीक है, option number B is the right answer. Moving to the next question. Question number 68. Okay, 68 को देख लेते हैं. 68 is which among the following plays of Greece Carnaval is not based on the ancient Indian myths and stories. देखिए, इनमें से ग्रीस कर्नाट का कौन सा ऐसा वर्क है जो हिस्ट्री पे बेसिकली बेस्ड नहीं है? ग्रीस कर्नाट इज नॉट बेस्ड ऑन एंशियंट हिस्ट्री, मिथ्स एंड स्टोरीज. तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर. ऑप्शन है आपके पास हे वंदना, ये आती, तुगलक या सेक्रीफाइस. सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक. ठीक, क्वेश्चन नंबर 69. द स्टेटमेंट इज डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डेसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट रेफर्स टू. ऑप्शन है प्राइमरी इमेजिनेशन, फैंसी इमेजिनेशन, या फिर पोइट्री है, या फिर सेकेंडरी इमेजिनेशन है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन है, क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इट डिसॉल्व, डिफ्यूजेस, डेसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट रेफर्स टू. दैट इज रेफर्स टू सेकेंडरी इमेजिनेशन. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट. यस, अब देखते हैं. When W.B. Yeats was awarded the Nobel Prize in Literature. W.B. Yeats को नोबेल प्राइज से कब अवार्ड किया गया था? ऑप्शन है 1923, 1942, 1935, 1938. तो करेक्ट आंसर इज 1923. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. अब इनमें से कौन सही मैच्ड नहीं है, ये आपको बताना है. ऑप्शन है मेटाफिजिकल पोइट्री, रिचर्ड क्रॉसर, रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर, प्री रेफ्लाइट मूवमेंट, डी.जी. रॉसेटी, एंड क्लासिसिज्म, वॉल्टर डी ला मेयर.
तो बताइए कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखिए अगर हम बात करें प्री रेफ्लाइट मूवमेंट की, तो दिस इज आल्सो रिलेटेड टू डिजीरोसिटी, करेक्ट है। रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर से ही रिलेट करता है, और मेटाफिजिकल पोएट्री रिचर्ड क्रोसो से। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका करेक्ट आंसर है, अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फोर्थ जो है वो मैच्ड नहीं है करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 72, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, हु हैज रिटन द अबव लाइन। बहुत ही फेमस लाइंस हैं ये, और अक्सर मतलब ये क्वेश्चन तो अब पुराना हो गया ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बताइए किसने लिखी है लाइंस? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, दीज लाइन्स आर रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और कौन सी पोएम में लिखी है? उसका नाम है स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग। ओके, स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग, ठीक है, मैंने एक्रोनिम लिख दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग इन द कोड गिवन बिलो। ओके, पहले हम लिस्ट 1 लिस्ट 2 को देख लें, उसके बाद कोड पे भी चलेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में दिया है एस्टेसिया वे, किससे मैच करेंगे? द मेयर ऑफ कैस्टरविज, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ नेटिव, जूड द ऑब्सिक्यू। आगे है एलिजाबेथ जेन, तो इसी से आप पहचान कर सकते हो। बताओ एलिजाबेथ जेन कौन से प्ले में देखने को मिलेगी? मेयर ऑफ कैस्टरविज, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ नेटिव, जूड द ऑब्सिक्यू। देखिए इसका करेक्ट आंसर, अगर हम एलिजाबेथ जेन की ही बात करें तो ये किस में पाई जाती है? मेयर ऑफ कैस्टरविज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी देखिए इसमें सेकंड का ए है और इसमें सेकंड का ए है, तो ये दोनों तो पहले ही रॉन्ग हो जाएंगे। आगे देखें तो अब बात आती है हमारी एस्टेशिया बे। एस्टेशिया बे किस में है? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, रिटर्न ऑफ नेटिव, जूड द ऑब्सिक्यू। तो इसका करेक्ट आंसर है रिटर्न ऑफ नेटिव, ठीक है। एस्टीशिया वे किस में पाई जाती है? रिटर्न ऑफ नेटिव में। नेक्स्ट है सू ब्रिड हेड। सू ब्रिड हेड कहाँ देखने को मिलती है? जूड द ऑब्सिक्यूर या फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड? तो सू ब्राइड हेड मिलेगा जूड द ऑब्सिक्यूर में। एंड नेक्स्ट है बाथसीबा एवर्डेंस, तो ये किससे मिलाएंगे? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ कोड के अकॉर्डिंग देखें तो ए का हमारा थर्ड होना चाहिए। ओके, एस्टेशिया को किससे मिलाएंगे? रिटर्न ऑफ नेटिव, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जस्ट अ मिनट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर 74, विच शेक्सपियरियन कैरेक्टर हैज स्पोकन दीज लाइन। बताइए शेक्सपियर के कौन से कैरेक्टर ने ये लाइन बोली है? लाइन्स हैं, लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टर्ड एंड फ्रेट हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हियर्ड नो मोर, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। बताइए ये लाइन्स किसने लिखी हैं? ऑप्शन आपके पास ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ और हैमलेट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, life's but a walking shadow, a poor player that stood and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. तो ये देखने को मिलेगी हमें मैकबेथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज Reformation was predominantly a movement in, options है politics, education, literature या religion। The Reformation was predominantly a movement in the religion, option number A is the right answer. Next is
Just a minute. Yes. Who among the following are regarded as the precursor of romantic age? Options हैं ग्रे एंड कॉलिंस, शैली एंड ब्राउन, बायरन, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलिंस, नन ऑफ द अबव. क्या होगा इसका राइट आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक एज? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रे एंड कॉलिंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, इन विच एसे डिड मैथ्यू आर्नोल्ड डिफाइन पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? बताइए कौन से एसे में मैथ्यू आर्नोल्ड डिफाइन करते हैं पोइट्री को, अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? ऑप्शन है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, कल्चर एंड अनार्की, स्टूडेंट स्टडी ऑफ पोइट्री, नन ऑफ द अबव. सोचिए आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ पोइट्री. नेक्स्ट. जस्ट अ मिनट. यस, अभी ठीक है. क्वेश्चन नंबर 78. नेम द राइटर हु हैज रिटन फॉर whom द बेल टोल्स. बताइए कौन से राइटर ने ये वर्क लिखा है, फॉर whom द बेल टोल्स? ऑप्शन है आपके पास विलियम फॉकनर, मार्क ट्वेन, अर्नेस्ट हेमिंगवे एंड स्कॉट फिट्जगेराल्ड. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, फॉर whom द बेल टोल्स ये लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट. जस्ट अ मिनट. यस, पोप्स एपिस्टाइल टू डॉक्टर आर्बथनॉट इज एन. देखिए पॉप का जो एपिस्टाइल है किसके लिए है? डॉक्टर आर्बथनॉट के लिए. वो है मोक एपिक, लव पोएम, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम या सेल्फ डेप्रिकेटरी पोएम? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इट इज अ autobiographical poem. Okay, it is an autobiographical poem. Next is 80. Which of the following statements are correct about Elegy? Okay, Elegy के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शंस हैं Elegy originated in ancient Greece where the Greeks judged this composition by its form and content. Next is Elegy nowadays takes its name from its subject matter, not from its form. Options हैं आपके पास 1, 2 and both 1 and 2. What is the correct answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2. Okay. Moving to the next question. Which of the following statement is not correct with the reference of Milton's poetry? बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है मिल्टन्स की पोइट्री को लेकर? ऑप्शंस हैं इट कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्टिंग कल्चर, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म. नेक्स्ट इज इट इज सबलाइम बोथ इन थॉट एंड स्टाइल. नेक्स्ट इज इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर. इट इज रिटन इन राइम रॉयल. तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? देखिए किसके बारे में बात करी गई है? मिल्टन की पोइट्री के बारे में. तो क्या है? इट कंबाइंस टू कॉन्फ्लिक्ट कल्चर्स, ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म. ओके. नेक्स्ट इज इट इज सब्लाइम बोथ इन थॉट एंड स्टाइल. क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसमें करेक्ट नहीं है वो बताना है, तो ये दोनों तो करेक्ट हैं, ए और बी. अगर हम सी की बात करें, इट इज़ टोटली ऑब्जेक्टिव एंड फुल ऑफ ह्यूमर, दैट इज़ रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज़ रिटन इन राइम रॉयल. तो ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 3 and 4. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन थीम ऑफ टैगोर्स गीतांजलि? बताइए जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का वर्क था गीतांजलि, जिनके लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज भी मिला. ठीक है. तो इसमें मेन थीम क्या थी? ऑप्शंस हैं डिवोशन ऑफ गॉड्स, लव, इंडियन नेशन,
और पेट्रोटिज्म। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिवोशन टू गॉड। Next is, which of the following novels narrates the story of India's struggle for freedom reaching a small South Indian village? ऑप्शन है आपके पास कांतापुरा, द सर्पेंट एंड द रॉक, टुमारो, द कैट एंड द शेक्सपियर। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांतापुरा। नेक्स्ट इज, who among the following critics stated about Shakespeare that he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul? सोचिए, आंसर कीजिए। ऑप्शंस हैं जी विल्सन नाइट, एडवर्ड डॉर्डन एंड ड्राइडन एंड डॉक्टर जॉनसन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? किसने ये स्टेटमेंट दी है कि ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैव द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? दैट इज ड्राइडन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यस 85। इन विच ऑफ 85, ठीक है, इन विच ऑफ दीज नॉवेल्स डज द प्रोटैगनिस्ट टेक अप अ सक्सेशन ऑफ vocations such as that of a Hindu priest, a signboard painter, and a grocery proprietor, and a reporter for Teneda's Sentinel? ऑप्शन है आपके पास हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, द मिमिक मैन, अ फ्लैग ऑन द आइलैंड, एंड हाफ अ लाइफ। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। नेक्स्ट इज, who considers Sally's beautiful and infectious angel beating in the void his luminous wings in vain? ऑप्शन है आपके पास वॉल्टर पैटर, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट और नन ऑफ द अबव। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द लास्ट सेक्शन ऑफ वेस्टलैंड? देखिए, अक्सर ये सवाल बन जाता है, ठीक है, वेस्टलैंड किसने लिखा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये टोटल कितने पार्ट्स में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 5 पार्ट्स में, ठीक है। पब्लिश कब हुआ? 1922 में, ठीक। अब इसमें लास्ट पार्ट पूछा जाता है, तो अक्सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के लिए भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा है। अब इसमें पूछा गया है फिफ्थ कौन सा है, ठीक है। तो बताइए, वेस्टलैंड का 5th पार्ट कौन सा है? डेथ बाय बर्टर, बरियल ऑफ डेथ, गेम ऑफ चेस, व्हाट द थंडर सेड। तो लास्ट जो उसका पार्ट है ना, वो यही है, व्हाट द थंडर सेड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 88, टेरेजराइमा इज अ स्टैंजा फॉर्म। टेरेजराइमा एक स्टैंजा फॉर्म है, वो कैसी है? ऑफ 3 लाइन इन आइम्बिक मीटर विद द राइम स्कीम ABA followed by BCB is in the next stanza. Second is of 3 lines in Anabist meter with the rhyme scheme ABC followed by BCA. C है of 3 lines in dactyl meter with the rhyme scheme ABB followed by BCC, ठीक है। of 3 lines in tricky meter with the roll scheme of ABB followed by BCC। क्या है इसका राइट आंसर? यस, ऑफ 3 लाइन इन एम्बिक मीटर विद द राइम स्कीम ABA followed by BCB in the next stanza. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, of 3 lines in the iambic meter with the rhyme scheme ABA followed by BCB in the next stanza. Okay, question number 89.
T.S. Eliot's objective correlative signifies the writer's ability to, बताइए टी.एस. एलियट का जो ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव है वो सिग्निफाई क्या करता है? द राइटर्स एबिलिटी टू, ऑप्शन है रिलेटिवली डेलिनेट हिज ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट है रिलेट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज कॉरिलेट ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेंट्स एंड ऑब्जेक्टिफाई द इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. इसका करेक्ट आंसर ही है ऑप्शन नंबर सी, कॉरिलेट ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेंट्स. ओके, नेक्स्ट 90. हु क्रिटिसाइज्ड पीबी शैली? हु क्रिटिसाइज्ड पीबी शैली vehemently इन द मॉडर्न एज? कौन था जो पीबी शैली को लगातार क्रिटिसाइज कर रहा था मॉडर्न एज में? ऑप्शन है रॉबर्ट ओन, F.R. लेविस, आर्नोल्ड और लुसियस मैकनेस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस मैकनेस. ओके, अब देखिए ये एक अनसीन पैसेज आया है. अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे फिर किसी दिन मैं आपको सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि अगर मैंने इसे सॉल्व किया, देखिए काफ़ी लेंदी अनसीन पैसेज है. आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे रीड आउट कर सकते हो, बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे. ठीक है, अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ. क्वेश्चन नंबर 91 कहा गया है इसमें, द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ अ यंग ऑथर इज टू बी एबल टू रिवील हिमसेल्फ in his composition, to push successfully his composition into print, to throw his writings at the world's feet, to gain the public ear. Next is to be acknowledged at once as a new light in literature. What is the correct answer? सोचिए और आंसर कीजिए. देखिए इसका जो, अगर हम अकॉर्डिंग टू अनसीन पैसेज बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू बी एबल टू रिवील हिमसेल्फ इन हिज कंपोजिशन. ओके, अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 92 इज after a fair launching of a book, the serious ordeal a young author has to face is, options हैं to get a wider publicity and circulation, to get back in return and laurel crown of public acceptance, to run the gauntlet of the critics, each one of whom is thirsty for his scalp. Next is to realize accept that criticism is not more serious than the byplay circus. देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93. ऑथर्स बेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द क्रिटिक्स शुड बी. देखिए ऑथर का बेस्ट एटीट्यूड क्या होना चाहिए क्रिटिक्स के सामने? ऑथर्स बेस्ट एटीट्यूड टुवर्ड द क्रिटिक्स शुड बी, ऑप्शन है आपके पास, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द हॉस्टाइल एंड सॉरी एक मिनट, पहले मैं पेन ठीक कर लूं. Option number A is to protest against the hostile and unscrupulous criticism. Next is to take public notice of the criticism in the way of defending himself. Next is to yield under the chastisement and after suffering much silent torture, profession. और D है to regard criticism as comical rather than formidable and go his way unheeding. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए अगर अकॉर्डिंग टू पैसेज बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है. ठीक है, टू रिगार्ड क्रिटिसिज्म एज अ कॉमिकल रादर देन फॉर्मिडेबल एंड गो हिज वे अनहीलिंग. ठीक है, अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी अनसीन पैसेज से ही है. क्वेश्चन नंबर 94. द एडिटर्स एंड द पब्लिशर्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर आर. देखिए
एडिटर और पब्लिशर क्या है ऑथर के अकॉर्डिंग? मेयर brokers who conducts their business on the hardest lines of a profit and loss account. Next is sympathetic towards the young author and anxious about placing the best literature before the public. Next is practical body of man ready to share their profit with the young author. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, मेयर ब्रोकर्स हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑन द हार्डेस्ट लाइन ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर 98 तक यहाँ भी एक पैसेज दिया गया था. तो इस पैसेज को आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो. आई होप प्रॉपरली आपको दिख पाएगा इसमें. ठीक है, तो मैं आप पॉज करके देख लेना, मैं आगे बढ़ाती हूँ धीरे धीरे. ठीक है, बेसिकली इसकी थीम जो है वो क्या कहा गया पैसेज में, ये क्या आ रहा है, द अर्लिएस्ट लेजेंड ऑन द ओरिजिन ऑफ किनशिप अगर्स इन एट्रिडिया ब्राह्मण. ठीक है, ऐत्रीय ब्राह्मण. तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी चल रही हैं इस पैसेज के अंदर. तो हम इसके क्वेश्चंस को ही देख लेते हैं. ठीक, अब क्वेश्चंस हैं हमारे. क्वेश्चन नंबर 95, द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ राजसूय वाज इट. देखिए राजसूय जो यज्ञ था उसका पर्पस और फंक्शन क्या थे. ऑप्शन है कॉर्नेट द किंग, इम्ब्यू द किंग विद डिवाइन पावर, मेक द किंगडम प्रॉस्पेरियस एंड प्लीज द गॉड्स. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, इम्ब्यून द किंग विद द डिवाइन पावर. नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू तैतरीय उपनिषद. ठीक है, तैतरीय जो उपनिषद है उसके अकॉर्डिंग क्या बात कही गई है. प्रजापति सेंट हिज सन इंद्र टू बिकम द किंग ऑफ गॉड्स. विष्णु सेंट इंद्रा टू बिकम द किंग ऑफ गॉड्स. गॉड सेलेक्टेड इंद्रा एज देयर किंग. नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रजापति सेंट हिज सन इंद्र to become the king of gods. Next is according to ऐतरीय ब्राह्मण. इसके अकॉर्डिंगली क्या है, इंद्रा was the son of प्रजापति. Next is the gods appointed Indra their king. Indra was sent by प्रजापति to lead them in war. राजसूय was compulsory for a king. तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, the gods appointed Indra their king. Okay. Next is 98, the ritual of राजसूय लास्टेड फॉर. देखिए राजसूय के जो रिचुअल्स थे, जो संस्कार होते थे, वो लास्टेड कब होते थे. ऑप्शन है अबाउट अ फोर्टनाइट, मोर देन अ मंथ, अबाउट 9 months एंड मोर देन 12 months. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 डी, मोर देन 12 months. ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99. देखिए यहाँ से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स एन एंटोनिम ऑफ मेरिड. देखिए मेरिड का एंटोनियम पूछा गया है. ऑप्शन है आपके पास लिमिटेड, इन्यूमरेबल, कंपेनियन और मैस्मराइजिंग. तो यहाँ तक आप देखते चल रहे हैं कि कितना पोर्शन किस एरिया से आया है. जैसे कि लिटरेचर का पोर्शन काफ़ी बड़ा है, ब्रॉड है. साथ ही अब कॉम्प्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चन है और अब ग्रामर शुरू होती है. तो देखते हैं ग्रामर के कितने क्वेश्चन हैं. तो मेरिट का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, लिमिटेड. दैट इज द एंटोनियम ऑफ मेरिट. नेक्स्ट इज fill in the blanks. Okay, just a minute. Fill in the blanks in the given sentence with the appropriate preposition selecting from the alternatives. देखिए इसमें preposition, correct preposition को fill करना था. She found it difficult to put dash such an insult. Options है with, up with, up या down. क्या आएगा, put with आएगा, put up आएगा या put up with आएगा या put down आएगा. Yes, the correct answer is option number C, put up with. Okay, तो यहाँ पे put up with आना चाहिए साथ में. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 101.
आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग पैसेज। ओके, नीचे एक पैसेज दिया है, उसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। पैसेज है, द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट, आउट ऑफ द सी केम ही, एंड ही शोन ब्राइट एंड ऑन द राइट, वेंट डाउन इनटू द सी। तो बताइए क्या है इसमें, हाइपरबली है, एलिट्रेशन है, ओनोमेटोपोइया है या पर्सोनिफिकेशन है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए सन को क्या कहा है, सन केम अप अपॉन द लेफ्ट एंड द सी केम ही, ठीक है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि सन को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है। नेक्स्ट देखें, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सिनोनियम फॉर जेलेट। जेलेट का हमें सिनोनिम बताना था। ऑप्शन है एंथुजियास्ट, जेलस, रूथलेस, डेस्परेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंथुजियास्ट। नेक्स्ट इज 103 क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। The sentence given below, when properly sequenced from the Korean paragraph, each sentence is labeled with a letter. Choose the most logical order of the sentence from the given choice to construct a Korean paragraph. देखिए यहाँ पे sentences को करेक्टली सीक्वेंस में लगाकर एक प्रॉपर पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम किस तरीके से बनने वाला है। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, however, the real challenges today is unlearning, which is much harder. And but the new world of business behave differently from the world in which we grow up. Learning is important for both people and organization, and each of us has mental model that we have used over the years to make senses. तो देखिए सबसे पहले हम क्या छांटेंगे, सब्जेक्ट का सेंटेंस छांटेंगे। कौन से सेंटेंस में हमें ये लग रहा है कि ये पूरे पैराग्राफ का एक सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, सी वाला। सी वाला दो में है, ठीक है, दो ये ए और सी तो कट हो गए। अब सी के बाद हम अगर ए को देखें, लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज हाउ एवर द रियल चैलेंज टूडे is unlearning, which is much harder. Okay, next is each of us has mental model that we have used over the years to make sense, but the new world of business behave differently from the world in which we grow. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट देखें, द इडियम्स वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीनिंग क्या होता है? पीरियड ऑफ कैलेमिटी, अ वेरी हैप्पी नाइट, अ रेयर इवेंट, ओनली वंस इन अ मंथ। तो the correct answer is option number B, a rare event. Next is, which of the following option, just a minute, which of the following options is correct version of sentence given below? देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इसकी पंक्चुएशन को बेसिकली हमें ध्यान में रखना है। ही इज एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ही इज एंशियस नॉट ओनली फॉर नॉलेज टू एक्वायर बट आल्सो टू ईगर टू डिस्प्ले इट, ये तो करेक्ट इनकरेक्ट है। अगर हम ही बी की बात करें, ही इज एंशियस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। एंड सी, ही इज नॉट ओनली एंशियस टू एक्वायर नॉलेज बट आल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, बी भी राइट नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं नॉट ओनली के साथ अगर हम यहाँ पर एंशियस लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, तो बट आल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव का यूज ही होना चाहिए, ठीक है, यही इसका रूल होता है। तो नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट आल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें 106, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली पुट्स द गिवन एक्सप्रेशंस इन वन वर्ड? बताइए, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। 1, एडवोकेटिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग कंप्लीट एब्सटीनेंस फ्रॉम अल्कोहल।
एब्स्टिनेंस फ्रॉम एल्कोहल, उसे क्या बोलेंगे? ऑप्टिमिस्ट, वेजिटेरियन, टीटोटलर या फिर वीगन? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टीटोटलर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, जस्ट अ मिनट। Here the great Anna, who three realms obey, dost sometimes counsel take and sometimes tea. These lines are an example of, बताइए। ये कह रहा है Here thou great Anna, who three realms obey, whom three realms obey, those sometimes counsel take and sometimes tea. क्या होगा? सर्कमलोकेशन, क्लाइमेक्स, एपिग्राम, एंटी क्लाइमेक्स। तो देखिए इसमें ना बड़ी थिंग्स से स्टार्ट करके छोटी थिंग्स की तरफ जाया जा रहा है। ठीक है, जब हम बिगर पार्ट से शुरू कर एक स्मॉलर पार्ट पर पहुंचते हैं तो उसे हम एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जब हम स्मॉलर पार्ट से शुरू कर बिगर पार्ट की तरफ जाते हैं तो उसे क्लाइमेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट इज yes, question number 8, match the words of list 1 with their synonym of list 2, select the correct answer using the code given below। देखिए इसमें list 1 को list 2 से मैच कर देना है। ओके, तो यहाँ पे सिनोनियम होना चाहिए। जैसे मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का करेक्ट सिनोनियम क्या होगा? इनस्क्रूटेबल। नेक्स्ट इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का करेक्ट क्या है? जेन्युइन। नेक्स्ट इज ट्राइबल, ट्राइबल का क्या है? पैटी। एंड डिक्लाइन, डिक्लाइन का क्या हो गया? रिफ्यूज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आई होप आप बोर नहीं हुए होंगे इस वीडियो से, बस लास्ट ही है, 120 तक है हमारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्लेन रेस्ट ऑन योर लॉरल्स एज यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए अब सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग हम बताएंगे, हमें बताना है कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स का, ठीक है, सेंटेंस है यू शुड नॉट बी कंटेंट टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल बट शुड वर्क इवन हार्डर एंड बिकम इवन मोर सक्सेसफुल। ऑप्शंस हैं pause to enjoy the achievements, have a rest after exhausting your energy, both A and B. What is the correct answer? देखिए टू रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स का मतलब होता है pause to enjoy the achievements। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिमूविंग टू, चूज योर करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। देखिए इसमें टू को रिमूव करना है और मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो क्या हो जाएगा इसका? देखिए जब भी आपको गुड के साथ टू लिखा मिले तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब ही नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है, तो अगर इसका मतलब नेगेटिव सेंस है तो हमें एक ना एक बार नॉट का यूज जरूर करना पड़ेगा सेंटेंस में। तो अगर इनमें देखें ऑप्शंस में ही तो हम इससे ही कर सकते हैं। जैसे दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू, तो ये गलत है। आगे दिस न्यूज इज नॉट सो गुड टू बी ट्रू, ये भी गलत है, हालांकि नॉट आ रहा है लेकिन इसका मीनिंग अलग बैठ रहा है। द न्यूज इज सो गुड दैट इज हैज टू बी ट्रू, ये भी गलत है। अगर हम इसे देखें तो इसका परफेक्ट मीनिंग है द न्यूज इज सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। ओके, तो इसे देख लेते हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंस इज करेक्ट? बताइए इनमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। ही वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट, ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट, ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड ही वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट। देखिए इसमें आर्टिकल से रिलेटेड एरर से संबंधित है ये, तो बताइए आर्टिकल द का यूज किस तरीके से होता है, बस इतना बताना है इसमें। तो इसमें जो करेक्ट है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ द डाउट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ना तो दो बार दा यूज करेंगे और बेनिफिट के साथ भी दा लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 112 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। ओके, देखिए अब नीचे एक सेंटेंस दिया है, उसकी करेक्ट फॉर्म भी बतानी है ऑप्शंस में से। सेंटेंस है द लेटेस्ट न्यूज ऑफ पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स आर हाईली डिस्टर्बिंग। तो बताइए क्या होगा इसका राइट फॉर्मेशन। द लास्ट
news of people killed in the recent floods are highly disturbing. Next is the latest news of people killed in the recent flood was highly disturbed. Next, the latest news of people killed in recent flood is highly disturbing. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है. ठीक है, द लेटेस्ट न्यूज ऑफ पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड इज हाईली डिस्टर्बिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. देखिए, हु कैन सेव आवर कंट्री. अब इसका पैसिव वॉइस फॉर्म बनाना है. जैसा कि आपको पता ही है, हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में. बाय हु कैन आवर कंट्री बी सेव्ड. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 114. चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स. देखिए, इसमें से करेक्ट पंक्चुएशन मार्क वाला सेंटेंस देखना है. तो वो करेक्ट कौन सा है. दिस डन शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट. देखिए, पंक्चुएशन देखनी है तो इसमें देख सकते हैं दिस डन, उसके बाद थोड़ा सा पॉज है इसलिए कोमा का यूज किया है. नेक्स्ट है शी रिटर्न टू द ओल्ड मैन विद अ लवली स्माइल ऑन हर फेस, लास्ट में फुल स्टॉप. तो दैट इज द करेक्ट आंसर. Question number 115. Which of the following options has the correct meaning of odd fish as used in the sentence given below? Henry is a bit of an odd fish. देखिए, odd fish का करेक्ट मीनिंग बताना है. क्या होगा. ऑप्शन है आपके पास. एन eccentric person, one hard to understand or tolerate, both A and B. तो इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी है. ठीक है, एन ओड फिश का मतलब होता है इसेंट्रिक पर्सन भी हो सकता है, वन हार्ड टू अंडरस्टैंड और टॉलरेट. नेक्स्ट इज 116. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन गिवन बिलो. देखिए, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या होगी ये बताना है. चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. सिमिली, मेटानमी, पैराडॉक्स. तो मेटानमी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 17. Choose from the following alternatives the correct indirect narration of the given direct narration. Okay, इसे indirect में change करना है. He said to me, why did you strike me? ओके, तो देखिए, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए तो इंटेरोगेटिव वर्ड जो है उसे एज ए कंजंक्शन ले लेते हैं और सेंटेंस की फॉर्मेशन जो है वो हम बिल्कुल असर्टिव की फॉर्मेशन में कर देते हैं. तो इसे तो कंजंक्शन बनाएंगे. यहाँ पे भी वाई है, वाई, उसके बाद यहाँ पे बाय हटाई दिया है, ये रॉन्ग हो गया. एंड ही इंक्वायर्ड मी वाई. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बाय आई स्ट्रक हिम, तो ये तो रॉन्ग हो गया. आई स्ट्रक हिम, आई हैड स्ट्रक हिम आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है. तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118. एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी इजीली शेप्ड इन एनी डिजायर्ड मोल्ड इज कॉल्ड. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे कोई भी इजीली शेप दी जा सकती है या मोल्ड किया जा सकता है, तो वो क्या है. पोर्टेबल, फ्लेक्सिबल, मैलेबल या ट्रांसल्यूसेंट. तो इसका है पोर्टेबल. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर एन एग्जाम्पल ऑफ होमोनिम. देखिए, होमोनिम का एग्जाम्पल देखना है. अब इनकी प्रोनाउंसिएशन देखनी पड़ेगी. बैड होता है, सेल्स, ये सेल और सोल है. अल्टर और एल्टर है, ऑल्टर और एल्टर है. एंड वेन है. तो इसमें जो करेक्ट है ना वो ऑप्शन नंबर सी है. ठीक है, अब 120. चूज द फॉलोइंग ऑप्शन द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट टू मेक इट नेगेटिव. देखिए, पोलाइट का हमें नेगेटिव बनाना है और इसमें कौन सा प्रीफिक्स ऐड करेंगे हम ये बताना है. क्या आएगा, अनपोलाइट, इनपोलाइट, इम्पोलाइट या नॉन. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इम्पोलाइट. ओके, तो हमारा ये पेपर यहीं ख़त्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए. जो लास्ट ईयर यानी कि 2021 में इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराऊंगी. ठीक है, जैसे जीआईसी का जो पेपर हुआ था, अब जीआईसी का मैंने प्री का ये आपको कॉन्सेप्ट कराया है. ठीक, अब साथ ही मैं अब इसका जो पहला वाला पार्ट है, जो जनरल स्टडी वाला पार्ट है, वो भी मैं आपको कल वाली वीडियो में कराऊंगी, तो उसे भी आपको देखना है. साथ ही हम इसके बाद जो जूनियर सुपर टेट वाला पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी में.
और यूपी टीजीटी पीजीटी अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख सकता है। और इससे अलग डीएसएसबी के जो पेपर हुए थे टीजीटी और पीजीटी के, उन्हें भी मैं सॉल्व कराने वाली हूँ इस चैनल पर। तो बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुँचाते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।